आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात हिंदुस्तान की नामी गरामी हस्तियों से कराई। आज हमारे जो मेहमान हैं उनके कई तारुफ मुमकिन हैं। वो एक आर्मी अफसर थे, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, एक राइटर भी हैं और समाजी मुद्दों पर, खासतौर पर मुसलमानों के मुद्दे पर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुद्दे पर लिखते और बोलते रहते हैं। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। और जी शुक्रिया, जय हिंद। सबसे पहले आमतौर पर ये देखा जाता है, मुसलमानों से ये एक शिकवा शिकायत है या मुसलमानों का शिकवा शिकायत है कि उन्हें आर्मी में नहीं लिया जाता है या फिर उनके बारे में कहा जाता है कि वो आर्मी में नहीं जाते हैं। ऐसे में आपने ये रूट चुना, आपने अपना करियर चुना कि आप आर्मी में जाएंगे, आप उसके अफसर बने और एक बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ, ये दिमाग में कहां से आया, जबकि अगर देखा जाए तो पूरी कम्युनिटी में ये चीज कोई आम तो नहीं थी, ना अभी भी शायद नहीं है। देखिए साकिब साहब, हमारे जो खानदान है 200-300 साल से फौज में खिदमत कर रहा है, फौज की खिदमत कर रहा है, फौज में सर्विस कर रहा है। मेरे नाना और मेरे दादा दोनों फौज में थे। मेरे दादा जो है वो 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में लड़े। और मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी शिकार का शौकीन था, मैं एंगलिंग का शौकीन था और मैं चाहता था कि ऐसी मुलाजमत लूं जिसमें ऑनर, ग्लोरी यानी इज्जत, इकबाल और जो है तनख्वाह जो है ठीक मिले। तो जब मैं 9वीं क्लास में था तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं फौज में ज़रूर जाऊंगा। और मेरे वालिद ने, जो कि उत्तर प्रदेश सर्विस में थे, उस टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटर दरगाह ख्वाजा अजमेर में एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया। और सीनियर कैम्ब्रिज के बाद, यानी 11वीं क्लास के बाद, मैंने एनडीए का इम्तिहान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कोचिंग के सेलेक्ट हो गया। देखिए, ये जो हमारी कमी, हमारे जो मुसलमानों की कमी फौज में है, यानी आर्म फोर्सेस में, वो इस वजह से है कि हम लोग अप्लाई नहीं करते। मेरे ब्रदर इन लॉ फौज में थे, मेरा लड़का फौज में था और मेरे कज़न जो हैं वो फौज और नेवी में थे, एयरफोर्स में है, कई रिश्तेदार। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की और कोई रुकावट महसूस हमें नहीं हुई सिलेक्शन में। तो हमारे जो नौजवान हैं, अगर वो कोशिश करें कि वो फौज के लिए तैयारी करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। ये गलत फहमी है लोगों को कि फौज और आर्म फोर्सेस में तासुब होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि तासुब मुझे तो महसूस 40 साल फौज में रहा, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। मेरा ये यकीन है कि तासुब ज़रूर होता है दुनिया में, मगर किसके खिलाफ? जो कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप अपने को मजबूत कर लेंगे, अगर आप पढ़ लिख लेंगे, तो कौन आपके साथ तासुब करेगा? कोई भी नहीं। मैंने तो कभी जो है मैं फौजी यानी सरकारी मुसलमान की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे यकीन से कह रहा हूँ कि तासुब जो है जो कम लिखे पढ़े हैं उनके खिलाफ होता है। जी, आपने पढ़ाई लिखाई की बात छेड़ दी। आप खुद वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, हमारी भी मादर दर्सगाह है। तो अगर अब हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने कोशिश की मदरसा एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की, भी एक तरीके से उसे मेन स्ट्रीम करने की आपने कोशिश की, आपके ही वक्त में हुआ, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आप लेकर आए। तो उसके साथ अगर अब हम देखें कि पढ़ाई लिखाई रिलेटेड अलीगढ़ का जो मयार है, जब हम बात करते हैं अपने बुजुर्गों से, या तो नॉस्टैल्जिया या अल्लाह जाने क्या है, लेकिन वो ये चलता है कि पहले जमाने में अलीगढ़ का मयार कुछ ज्यादा था, बाद में अब वो नहीं रहा है, और ये सारी चीजें। तो क्या आप, पहली बात तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अलीगढ़ का मयार गिरा है? और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी का
क्या मुस्तकबिल है, क्या एजुकेशनल मतलब कमी कहाँ पर है, कमी है भी या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लोगों को गलत फहमी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ग्लोरिफाइड मदरसा है। बिल्कुल गलत ख्यालात हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न सेकुलर यूनिवर्सिटी है। इसमें किसी पे रोक नहीं है एडमिशन्स के लिए। ओपन जो एडमिशन्स हैं वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से होते हैं। तो कोई जात हो, कोई मजहब हो, कोई रुकावट नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरे से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ज्यादा मुसलमान क्यों है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरा जवाब यही है, देखिए, कुछ फैकल्टीज हैं जैसे इस्लामिक स्टडीज, कुरानिक स्टडीज, उर्दू, फारसी, अरबी। तो इन जो है डिपार्टमेंट्स में नॉन मुस्लिम अप्लाई नहीं करते, खाली मुस्लिम्स ही आते हैं। मगर अगर आप देखें मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो एमबीए है, उस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि रेशियो 50-50 है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि म्यार के बारे में, जब 2017 में जब इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी ने पूरी 200 यूनिवर्सिटी की उनकी रैंकिंग की, तो आपको ये मैं आपको बहुत फख्र की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, टाइम्स है एजुकेशन लंदन और यूएस यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, उनकी रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में थी। और ये दो लोग अनफॉर्चुनेटली जो है यूनिवर्सिटी ने इसकी पब्लिसिटी नहीं की, मगर इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2-3 साल से नंबर 1 मुकाम पे है। तो आप लोगों को अपनी गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए। रिसर्च, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सबसे अहम मसला जो है वो रिसर्च का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कई डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले आगे है। सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर को कैसे साफ करें, कैसे इस्तेमाल करें। नैनो टेक्नोलॉजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे आगे। नैनो फर्टिलाइजर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिसर्च है वो यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर फार्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सोलर फार्म है तकरीबन 200 एकड़ में। वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो ग्रिड में फीडबैक करती है, और इससे एयू का इलेक्ट्रिसिटी बिल तकरीबन, उसकी बचत होती है तकरीबन 6 करोड़ रुपए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसर्च में आगे है, हर चीज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आगे है। हाँ, ये दूसरी बात है, लोगों के ख्यालात बदलने चाहिए, जरूरत है उनके गलत ख्यालात बदली करने चाहिए यूनिवर्सिटी। जी। शाह साहब, एक बात आपने अभी, ये बात तो हो गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आपने शुरू में कहा ताज्जुब उसके साथ होता है जो कम पढ़ा लिखा होता है। हिंदुस्तान में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो ये कोई छुपा हुआ राज तो है नहीं कि हमारा जो एजुकेशनल वो है वो मतलब बैकवर्ड है एज अ कम्युनिटी। तो आप उसका क्या रोल देखते हैं कि मतलब क्या रास्ता है कि इसे कैसे पार पाया जाए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो एक इदारा हो गया, आबादी बहुत ज्यादा है, 15% है पूरे भारत का। तो उसे केटर करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कमियां हैं जिन्हें के कहीं ना कहीं हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी कमी है गुर्बत। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की हालात इतने खराब हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते। तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें कोई तासुब नहीं है, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, तो उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो इस वजह से एक तो पहला। दूसरा, गुर्बत की वजह से, क्योंकि मुस्लिम
खानदान जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो क्या दूसरा जो चैनल है वो अच्छा बच्चों को मदरसों में भेज, तो कम से कम उर्दू और अरबी तो अगर मदरसों में नहीं जाते तो बिल्कुल जाहिल रहते। हमारा दो चीजों पे हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले अच्छे स्कूल खोलने चाहिए, अच्छे स्कूल, सेकुलर स्कूल, घटवाए स्कूल नहीं। हम लोगों ने एक फाउंडेशन किया है जिसने पिछले 5 वर्ष, पिछले 5 सालों में 4 खोले हैं। मुजफ्फरनगर ज्वाला गांव में, जहाँ के रेफ्यूजी कॉलोनी है, सहारनपुर, सरदना, हमारी जो पुरानी जो कोठी थी सरदने में, वो अभी सर सैयद नेशनल स्कूल सरदना, और हम जयपुर में खोलने वाले हैं, रटौल में हम खोलने वाले, इमारत तैयार हो गई। तो सर सैयद नेशनल स्कूल जो है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे मिले जैसे कॉन्वेंट स्कूल में मिलती है। कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर एजुकेशन हम दे रहे हैं। और कई जो है प्रेस वाले हमारे बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, और नॉन मुस्लिम फैमिली से उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है कि स्कूल का नाम है स्कूल जो, तो बच्चों को आपने अपने बच्चों को क्यों डाला है स्कूल, तो आपको मालूम जवाब, उन्होंने ये जवाब दिया, ये सबसे अच्छा स्कूल है और हमें फिक्र क्या था, हमें आगे जो है इंटरेस्ट है बच्चों को अच्छा है। तो एक तो ये, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, मैं कहता हूँ कि वक्त हमें मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। ये बात की ऑलरेडी मुल्क में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग है, मगर अफसोस की बात है कि हमारे में क्वालिफाई नहीं करते। तो सबसे पहले बुनियाद हमें जरूरत है कि बच्चों की बुनियाद मजबूत करें, और वो होगी अच्छे स्कूल। देखिए, एक बार बुनियाद मजबूत हो गई तो उस पर चाहे बिल्डिंग ढह भी, दोबारा बिल्डिंग बना सकते हैं। मगर अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो बच्चे जो है कहीं भी उनको एडमिशन मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पहली बात, अच्छे स्कूल कम्युनिटी के लिए सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि कम्युनिटी जो है अच्छे स्कूल खोले। आप देखिए साउथ में जो मुसलमानों का स्टैंडर्ड है, जो केरला और यूपी में बराबर था 30 साल पहले, मगर केरला में अच्छे स्कूल खुले, तमिलनाडु में अच्छे स्कूल खुले, कर्नाटक में अच्छे स्कूल खुले। मगर अफसोस ये बात इस बात का है कि जो हमारे पुराने पुराने जमाने के स्कूल थे बिल्कुल बर्बाद हो गए। मैं खुद अपने हूँ, जो पुराने इदारे थे वो सब बर्बाद हो गए। अभी जरूरत है कि हम कोई मॉडर्न सेकुलर स्कूल खोलें। दूसरा जो अ, जो वो है मदरसा, देखिए एक बाद मदरसों में खाली दीनी दी गई 18 से के बाद, उससे पहले मदरसे नॉर्मल इदारे थे। मगर कौम ने सोचा कि अंग्रेजों को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनका मुकाबला करने के लिए दीन तालीम खाली मदरसों में सिखलाई जाए। अभी वक्त बदल गया है, मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन देने की जरूरत है। इसी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने एक ब्रिज कोर्स कायम किया, खोला। हम 75 लड़के और 25 लड़के 1 साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बाद 1 साल में हम उनको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और खुशी की बात यह है कि हमारा सक्सेस रेट 100%।
5 या 6 साल से ये ब्रिज कोर्स चल रहा है और इन दीनी मदारिस ने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में admission लिया है। कई इंडियन यूनिवर्सिटी, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और जामिया हमदर्द और अच्छे और मॉडर्न दरअसल दीनी तालीम जो है बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ साथ यानी नौकरी की तरफ जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, और वो ही आएगी जब हमारे दीनी मदारिस, इनमें बहुत काबिलियत है। जी, अभी बात की हमने, मतलब स्कूल्स की बात थी तो, कि आम स्कूल्स का क्या होना चाहिए या फिर मदरसा एजुकेशन का क्या होना चाहिए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आमतौर पर हमारी सोसाइटी में रहता है, मुसलमान सोसाइटी पर भी है और ओवरऑल हिंदुस्तानी सोसाइटी पर भी है, फीमेल एजुकेशन के बारे में। फीमेल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है? आप खुद एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो मतलब आप उसके बारे में, आपका क्या ख्याल है कि उसे किस तरीके से देखा जाए? जैसे कि मदरसा है, तो मदरसा अगर देखा जाए तो फीमेल मदरसे उतने नहीं हैं, उतने मदारिस नहीं हैं हमारे। और उसके बाद अगर हम उसे यूनिवर्सिटी लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं लड़कियां जो अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग होती है, उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, कहीं अलग अलग वजूहात हैं उसकी। तो उसके लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हमारी सिल्वर लाइनिंग कम्युनिटी की है वुमेन्स एजुकेशन। हमारी बच्चे जो हैं लड़कों से कई गुना आगे हैं एजुकेशन फील्ड में। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा कि 90% मेडल विनर्स गर्ल्स थी। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और आप सही कह रहे हैं कि वंस यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट द होल फैमिली, क्योंकि बच्चों की परवरिश, उनका एजुकेशन जो है वालदा पे डिपेंड करता है। और अगर वालदा एजुकेटेड हो तो बच्चे भी एजुकेटेड। हमें जो है, हम इसी वजह से हमारे स्कूल जो है वो एक तो है और दूसरे दोनों लड़के और दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो निहायत जरूरी है कि हम बच्चों को, अपनी बच्चियों को एजुकेट करें। और ये सिल्वर लाइनिंग है, हमारी बच्चियां जो है अच्छी पढ़ रही लिख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जी, ये सब तो हुई पढ़ाई की बात। उसके अलावा आपने और भी, जो आपकी एक चीज है कि आप नुमाइंदे थे भारत सरकार के गल्फ कंट्रीज में, शायद सऊदी अरब में। तो एज मतलब एक हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बाहर कैसा फील होता है, और कैसे, मतलब कैसा लगता है कि आप हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, इतनी बड़ी एक कंट्री है, और उस वक्त आप कैसा फील करते हैं? जैसे कि आमतौर पर बहुत से लोग सवाल करते हैं, आजकल के पॉलिटिक्स में बहुत आराम से सवाल होता है कि मुसलमान वफादार नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। तो उस माहौल को देखते हुए, उस पस मंजर को भी देखते हुए कैसा फील होता है? देखिए, जब मैं कर्नल, तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, डिफेंस अटैचे, यानी डिफेंस अटैचे। और 3 कंट्रीज थी कंटेंशन, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और म्यांमार। तो मेरे दिमाग में था कि अगर ये मुझे ट्रस्ट नहीं करें और मुझे सेलेक्ट करेंगे तो म्यांमार भेज देंगे। मगर आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि फौज जो है सब ऑफिसर्स को इतना ट्रस्ट है जब तक वो उसके नाम होता है। और मुझे जो है सेलेक्ट किया एज ए डिफेंस अटैचे और सऊदी अरेबिया भेजा। वहाँ जो हमारे रिलेशनशिप थे, हमने बहुत कोशिश की। मैं वहाँ के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सुल्तान, प्रिंस खालिद बिन सुल्तान को उनको नेशनल डिफेंस और पूरे एयरफोर्स से ले गया। और बहुत कोशिश की कि हमारी जो है गल्फ का मजबूत हो। यमन में जाता था, कुवैत में जाता था, कोशिश करता था। और जो आप मूवमेंट अभी देख रहे हैं,
वो रातों रात नहीं, वो हुई जो कोशिश 20, जो डिप्लोमेटिक फील्ड में एक एकदम कार्रवाई नहीं होती, वो स्लोली बिल्डअप होती है कोशिशों के साथ। कोशिश कोशिश की, और उसका जो है, जो फ्रूट है, वो अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के रिलेशनशिप गल्फ कंट्रीज के साथ कई गुना इम्प्रूव किया गया है। क्यों? क्योंकि सबने मिल कोशिश और काम किया। और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया नई दिल्ली आए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए थे हिंदुस्तान। तो ये जो है कोशिश जारी रखनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम मुस्लिम नेशंस के साथ अपने रिलेशनशिप मजबूत करें। ये सब तो हुई सारी बातें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप अफसर हैं। बहुत से बच्चे, खासतौर पे मुसलमान बच्चे, ये सोच नहीं पाते हैं कि आर्मी में जाएंगे और आर्मी में अफसर या फिर रंग रूट बनेंगे। तो ऐसे में क्या तरीका होता है, मतलब कैसे एंटर करना है? मतलब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी अपने करियर के उस पड़ाव पर होंगे जहां पर कि वो ले सकते हैं, मतलब कि क्या रूट होना चाहिए। जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं बचपन में हमें भी शौक था, लेकिन बाद में पता चला कि कलर ब्लाइंड है, नहीं जा सकते हैं। तो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो जा सकते हैं वो क्या करें, किस तरीके से जाएं, और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट या ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू एंट्री ली जा सकती है? देखिए, फौज में सबसे का तरीका, एक तो दिमाग और तंदुरुस्ती। दिमाग में मैं समझाना चाहता हूं कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो एंट्रेंस है वो मगर आपको साइंस और मैथमेटिक्स लाजमी है पढ़ना। अगर आप आर्ट स्टूडेंट होगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपको एडमिशन टेस्ट पास करना। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, वो है मैथमेटिक्स। पता नहीं क्यों कमजोर है, मगर जरूरी है कि वालिदैन जो है इस वजह दें, अपने बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाएं। और एक चीज और, उनको जो है व्हाट्सएप लाइब्रेरी नहीं, आप बच्चों को एनकरेज करिए कि जाके खेलें, दौड़ें, तैरना सीखें। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मिलिट्री में भर्ती होने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स की जानकारी यानी मालूम होना चाहिए तो दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे बच्चे बिल्कुल इसमें कमजोर हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, अगर ये चार चीजें पे आप तवज्जो दें और फिजिकल फिटनेस पे जोर दें, तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे एज ऑफिसर। हाँ, जो एनडीए के लिए नहीं सेलेक्ट होते, वो ग्रेजुएशन के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, और वहां आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप ऑफिसर नहीं बन सकते तो एज ए रिक्रूट आप भर्ती हो जाइए। रिक्रूट आजकल जो है, उनकी सिपाहियों की बहुत ही अच्छा तनख्वाह है। आपका हर चीज की देखभाल गवर्नमेंट करती है। आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना, आपके कपड़े, आपके बच्चों का एजुकेशन। और अगर आप एज अ रैंक में आ गए तो आपका जो है रास्ता एज कमीशन ऑफिसर खुला हुआ है। आप आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप मुसलमान बच्चे, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत करें। मैं दोबारा दोहराता हूं, अपना मुल्क और कौम की हिफाजत करें। और जो है वो आर्म फोर्स नौकरी, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फौज में आए। कोई तासुब नहीं होगा। अगर आप फिट है, कोई रुकावट आपको महसूस नहीं होगी। बहुत जरूरी है कि आपको
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, बहुत सारी बातें हो गई, आपका बहुत सारा वक्त भी लिया। एक चीज एज आर्मी ऑफिसर कहा जाता है बड़ा चैलेंजिंग होता है, मतलब कम से कम हमने तो यही सुना है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आया जबकि जिसे कि आप अगर अब याद करते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये चीज मैंने कर ली थी, तो बहुत बड़ा चैलेंज था, कैसे कर ली, मतलब अब अपने आप पर कई बार फख्र महसूस होता हो। कोई ऐसा चैलेंज कभी लाइफ में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज्यादा हुआ। मेरे साथ वालिदैन हुआ और मैंने अच्छे स्कूल में, मैं खाली इसलिए गया था, उसके बाद नेशनल एकेडमी में गया था, मगर फौज ने हमें पढ़ाया, फौज में आया और फौज ने काबिल किया। तो देखिए, जो जो है मुझे वो है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी फौज जो राइट को कंट्रोल कर, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और जब मैं गुजरात की राइट 2002 में अहमदाबाद में हुआ था, ये भी देखिए कि मेरे जो मेरा फॉर्मेशन है वो अहमदाबाद में कमिट हुआ था और 48 घंटे में हमने राइट्स को रोक दिया, बिल्कुल। वो मेरे लिए सबसे था, मगर क्या क्यों था? क्योंकि हम बताना चाहते थे कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे जो राइट कर रहे हैं। और फौज ने अपना पूरा फर्ज निभाया और राइट रुकवा दी। ये मेरे सबसे बड़ा था। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। चलते चलते बस आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे। आम तौर पर हम पिछले कुछ दिनों में देखते हैं, खास तौर पे जो यूथ है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो कहीं ना कहीं खफा है, या तो सरकार से या हालात से या किसी चीज से, कभी हिस्ट्री से कभी प्रेजेंट से, मतलब बस नाराज ही है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमान बच्चे लगातार या तो प्रोटेस्ट की हालात में हैं या किसी भी हालात में हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या यूथ का जो एंगल है, जो गुस्सा है, वो कितना सही है, गलत है, और उसे कैसे इस चीज से कोप अप करना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है? देखिए, यूथ सोशल मीडिया पे है, वो देखते हैं कि जो जो रिच उनकी कैसी जिंदगी है, तो उसके लिए वो एस्पायर करते हैं, एस्पायर करते हैं, मगर काबिलियत ही नहीं है। जब तक आप काबिल नहीं होंगे तो एस्पिरेशन जो है बेकार है। एस्पिरेशन और काबिलियत एक साथ जानी चाहिए। मैं अपने बच्चों को यही बतलाना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, काबिल बनिए और अपना दिमाग खुला रखिए, या डोंट हैव क्लोज माइंड। इम्बाइब करिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी जबान, हिंदी जबान, तीन चीज जो है जरूरी है अगर आपको अच्छी नौकरी की, इफ यू हैव गॉट एस्पिरेशन और गुड जॉब। मैं अंग्रेजी जबान, हिंदी जबान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, उर्दू जबान मत भूलिए, क्योंकि ये हमारी सबकी मादरी जबान है, मगर उर्दू जबान जो है स्कूलों में नहीं सिखलाई जाती। ये वालदेन का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को घर पे उर्दू जबान जरूर सिखलाएं। ये एक हिंदुस्तानी जबान है, इसकी परवरिश करना, इसकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज बनता है। तो आप इससे डरिए मत, आपके खिलाफ तासुब नहीं होगा। अगर आप काबिल इंसान बनेंगे, अगर काबिल इंसान होंगे, आपको दिल में बिल्कुल डर नहीं रहना चाहिए दिल में, क्योंकि डरपोक ही इंसान पे हमला होता है। अगर आप शेर बनेंगे तो कोई किसी की मजाल नहीं होगी कि आप पे हमला करें। तो डर मत कीजिए, डर मत महसूस कीजिए, आप और आगे बढ़िए। पूरी दुनिया खुली हुई है, पूरे अपॉइंटमेंट हुए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन सर्विस, पुलिस, आर्म फोर्सेस,
कि आप कोशिश कीजिए, और अगर आप कोशिश करेंगे और आप काबिल होंगे, अगर आप फिजिकल फिट होंगे, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। आप तासुब दीवार फाड़ के कर सकते, यही जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल एक बात की जहां पे आपने अपने एज वीसी के रोल को और एक आर्मी मैन के रोल को मिक्स किया कि पढ़ाई भी करनी है और बहादुर भी बनना है। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ से कुछ सीखेंगे, कुछ सबक लेंगे, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम किसी और हस्ती से आप लोगों को मिलाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।